हेलो बच्चों। पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि सरकार का उद्देश्य है करारोपण के द्वारा अधिक से अधिक आय को प्राप्त करना। परंतु इस आय को प्राप्त करते समय सरकार को ये ध्यान रखना होगा कि इससे विद्रोह की भावना पैदा ना हो, कि कर प्रणाली इस प्रकार की ना हो कि लोग इसका विद्रोह करें, इसमें भ्रष्टाचार हो। तो करारोपण किस प्रकार से करें सरकार की आय भी ज्यादा से ज्यादा एकत्र हो और लोग उसका विरोध भी ना करें, या लोगों को यूँ कहें कि ज्यादा त्याग भी ना करना पड़े। तो सरकार कौन से सार्वजनिक आय को प्राप्त करते समय कौन से सिद्धांतों को अपनाए या किस आधार को रखे जिसकी सहायता से करारोपण करे, उस आधार पर करारोपण करे जिससे लोगों को कम से कम त्याग हो और सरकार को अधिक से अधिक आय प्राप्त हो। तो इस संबंध में हम जस्टिस इन टैक्सेशन के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में बात कर रहे थे। पिछली बार हमने लिया था कि कई सिद्धांत हैं इसके बारे में। सेवा की लागत का सिद्धांत है, लाभ का सिद्धांत है, आय का सिद्धांत है, वित्तीय सिद्धांत है, भुगतान सामर्थ्य का सिद्धांत है या कर दे योग्यता का सिद्धांत है। तो इस तरह से अनेक सिद्धांत हैं। तो आज हम बात करें कि लाभ का सिद्धांत या बेनिफिट थ्योरी या हित लाभ सिद्धांत भी कहते हैं इसको, या हित प्राप्ति सिद्धांत भी कहते हैं, कि ये सिद्धांत क्या है और इसके संबंध में विचारकों ने अपने अपने क्या विचार दिए हैं। तो आज हम इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अब सबसे पहले ये जाने कि बेनिफिट थ्योरी या लाभ का सिद्धांत क्या है। तो लाभ के सिद्धांत 17वीं 18वीं शताब्दी से प्रारंभ है। 17वीं शताब्दी के विचारकों जैसे हॉब्स, लॉक, उसके बाद 18वीं शताब्दी में ह्यूम, रूसो, इन सभी विद्वानों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। बेंथम का जो अधिकतम सुख का सिद्धांत था वो भी इसी का समर्थन करता है। अब ये सिद्धांत है क्या? ये सिद्धांत ये कहता है कि कर की दर उस लाभ की राशि के बराबर होनी चाहिए जो व्यक्ति को राज्य से मिल रहा है। मतलब राज्य के द्वारा जिस व्यक्ति को जितना लाभ मिलता है उसे उसके बराबर कर देना चाहिए। अब राज्य से व्यक्ति को लाभ कैसे मिलता है? क्योंकि राज्य जो है वो सार्वजनिक सेवाएं उत्पन्न करता है या सार्वजनिक सेवाओं, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है जिनको व्यक्ति उपभोग करता है, तो उसके बदले उसको लाभ मिलता है। तो ये समर्थक बेनिफिट थ्योरी या लाभ के सिद्धांत के समर्थक क्या कहते हैं कि सरकार को कर जो है उस राशि के बराबर लगाना चाहिए जो सार्वजनिक सेवा का उपभोग करने से उस व्यक्ति को मिल रही है। मतलब जितना लाभ उसको सार्वजनिक सेवा के उपभोग से मिलता है उतना ही सरकार को उस पर कर लगाना चाहिए। इस सिद्धांत को बीमा सिद्धांत अथवा बदले में लाभ का सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब बदले में लाभ क्या? कि यदि सरकार को व्यक्ति टैक्स देता है तो उसके बदले में उसे सार्वजनिक सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए। तो इस सिद्धांत में करों का निर्धारण जो है लोगों को मिलने वाले लाभ के आधार पर होना चाहिए। इसीलिए इसको लाभ का सिद्धांत या बेनिफिट थ्योरी या हित लाभ सिद्धांत या हित प्राप्ति सिद्धांत भी कहते हैं। ये सिद्धांत क्या कहता है कि जितना सार्वजनिक सेवाओं का लाभ जिस व्यक्ति को मिलता है उस अनुपात में सरकार को उस पर टैक्स लगाना चाहिए। अब हम लेते हैं कि लाभ के सिद्धांत या हित लाभ सिद्धांत के बारे में जो है अर्थशास्त्रियों में दो तरह के विचार प्रस्तुत किए हैं। एक तो प्रारंभिक विचार है और एक आधुनिक विचार है। प्रारंभिक विचारकों में वैसे तो बहुत सारे, जैसे हमने देखा ह्यूम, रूसो, लॉक, हॉब्स, ये सारे अर्थशास्त्री, बेंथम, ये सभी इसका समर्थन करते हैं। परंतु इसमें से डी मार्को जो है उसका योगदान जो है सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सेवाओं एवं राज्य को दिए जाने वाले करों में एक विनिमय का संबंध है। मतलब राज्य जो सार्वजनिक सेवाएं व्यक्तियों को देता है और व्यक्ति जो कर देते हैं उनके बीच में एक्सचेंज रिलेशन है। एक्सचेंज मतलब जैसे हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, वस्तु हम पैसे देते हैं, वो हमें वस्तु देता है। तो इसी तरह ये कहते हैं कि लाभ का सिद्धांत जो है वो भी राज्य और व्यक्ति, निजी व्यक्ति के बीच विनिमय का संबंध बताता है। इन्होंने राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली सार्वजनिक सेवाओं को राज्य का कर्तव्य माना और इन सेवाओं के बदले में दिए जाने वाले कर को नागरिकों का कर्तव्य माना। इन्होंने कहा कि राज्य जो है उसका कर्तव्य तो क्या है कि वो सार्वजनिक सेवाओं को उपलब्ध कराए, और व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, वो उन सेवाओं के बदले सरकार को कर का भुगतान करे। क्योंकि सरकार सार्वजनिक सेवाओं को कब उपलब्ध करवा सकती है? जब उसके पास आय हो। और सार्वजनिक आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो कर है। करों के द्वारा सरकार आय को एकत्र करती है और उस सार्वजनिक आय को सार्वजनिक व्यय के माध्यम से इन सार्वजनिक सेवाओं पर खर्च करती है। इस तरह से सार्वजनिक सेवाओं का उत्पादन होता है। तो मार्को क्या कहते हैं
कि सरकार का कर्तव्य तो ये है कि वो सार्वजनिक सेवाओं का उत्पादन करे, और व्यक्ति का कर्तव्य है कि क्योंकि व्यक्ति सार्वजनिक सेवाओं का उत्पादन सरकार क्यों करेगी, कि व्यक्ति उसका उपभोग करेंगे। व्यक्ति जब उसका उपभोग करता है तो उसका उद्देश्य है कि उसके बदले में वो सरकार को कर दे, जिससे कि सरकार और ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन कर सके। सार्वजनिक सेवाओं की लागत का निर्धारण जो है वो कैसे करें, तो डीमार्को कहते हैं कि लागत का निर्धारण करना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि सार्वजनिक सेवाएं जो होती है, जैसे हमने पब्लिक गुड्स में पहले पढ़ा था कि सार्वजनिक वस्तुएं जो होती हैं वो एक तो सबके सब व्यक्ति उसका समान मात्रा में उपभोग करते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि वो अविभाज्य होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ने उसका उपभोग किया तो दूसरे के लिए उसकी मात्रा कम हो गई है, ऐसा नहीं होता है। तो अविभाज्य होती हैं और सभी व्यक्ति उसका समान मात्रा में उपभोग करते हैं। इसलिए इसकी लागत को निर्धारित करना, ये निर्धारित करना कि एक व्यक्ति ने इसकी कितनी लागत का भाग या कितना एक व्यक्ति को इससे लाभ मिला है, जिससे हमको उस मात्रा में उससे लाभ वसूल कर सके। अतः ये ज्ञात नहीं किया जा सकता कि कोई व्यक्ति विशेष किसी सार्वजनिक सेवा का कितना उपभोग कर रहा है। मतलब यदि पार्क में बहुत सारे लोग घूम रहे हैं तो ये बताना मुश्किल है कि उस पार्क में स्वच्छ वायु का, स्वच्छ वातावरण का एक जो स्पेसिफिक पर्सन है उसने कितना लाभ लिया, उसको कितना टैक्स पे करना चाहिए। तो इस तरह से डीमार्को कहते हैं क्योंकि सार्वजनिक सेवाएं जो है, यद्यपि इसका उत्पादन करना सरकार का कर्तव्य है, टैक्स देना नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन फिर भी टैक्स कैसे दें, क्योंकि इसकी लागत को निर्धारित करना संभव नहीं है, क्योंकि सभी व्यक्ति समान मात्रा में उपभोग करते हैं और ये अविभाज्य होते हैं। तो डीमार्को जो है उसका सिद्धांत, उन्होंने दो मान्यताएं ली हैं कि समाज के सभी नागरिक एक तो सार्वजनिक सेवाओं को उपभोग करते हैं और इन वस्तुओं के प्रति उनकी मांग जो होती है असमान होती है, मतलब सबकी मांग समान नहीं होती है। व्यक्ति की आय को इन वस्तुओं के लिए मांग का सूचक माना जा सकता है, अर्थात व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक सेवाओं का किया जाने वाला उपभोग उनकी आय के अनुपात में होता है। अरे जो भी व्यक्ति जो है सार्वजनिक सेवाओं का जो उपभोग करता है वो आय के अनुपात में करता है, कि जितनी आय है उसके अनुपात में उसका उपभोग किया जाता है। ये तो हो गए प्रारंभिक अर्थशास्त्रियों के विचार। अब लेते हैं आधुनिक विचार। आधुनिक विचारकों के लिए वो परंपरावादी विचारों से भिन्न है, परंतु दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि कर का निर्धारण एक शुल्क की भांति होना चाहिए। शुल्क का मतलब क्या होता है, जिसे हमने पढ़ा था पहले, शुल्क जो होता है वो किसी वस्तु के उपभोग के बदले हमें मिलता है। यदि हम किसी चीज की फीस पे करते हैं तो उसके बदले में हमें उसका लाभ मिलता है, वो चाहे सेवा हो तो उसका लाभ मिलेगा, वस्तु हो तो वो मिलेगी। तो इस तरह से फीस जो है लेने का देने का संबंध होता है, कि यदि हमने किसी की फीस दी तो उसके बदले में हमें वो सेवा या वस्तु मिलेगी। तो आधुनिक विचारक क्या कहते हैं कि इनके विचार उनसे तो अलग है, लेकिन फिर भी दोनों, परंपरावादी विचारक हो चाहे आधुनिक विचारक हो, दोनों का ये मानना है कि कर का निर्धारण शुल्क की भांति होना चाहिए, जिसके अंतर्गत व्यक्ति सार्वजनिक वस्तुओं की लागत अदा करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। इसमें व्यक्ति क्या कर सके कि इस व्यक्ति सार्वजनिक सेवाओं की लागत को पे करे और उसके बदले में उसको सेटिस्फेक्शन मिले। अब लाभ सिद्धांत पर जो आधुनिक अर्थशास्त्री जो है उन्होंने कुछ संशोधन किया है और उन्होंने इसको ऐच्छिक विनिमय के आधार पर प्रस्तुत किया है। तो इसमें हमने तीन अर्थशास्त्रियों को लेंगे, एरिक लिंडहाल है, बोवन है और सैमुअल्सन है। ये तीन अर्थशास्त्रियों के विचार मुख्य रूप से इससे संबंधित आते हैं। अब सबसे पहले हम लेते हैं लाभ का सिद्धांत। इसमें तीन सिद्धांत हैं। एक तो लिंडहाल के, प्रोफेसर एरिक लिंडहाल ने इसके संबंध में क्या बताया कि सरकार को किस प्रकार से करों का निर्धारण करना चाहिए और किस प्रकार से सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक वस्तुओं में वितरित करना चाहिए। उसके बाद बोवन जो है उन्होंने लिंडहाल के मॉडल में कुछ सुधार किया और उसके बाद आते हैं सैमुअल्सन। तो आज हम लेते हैं लिंडहाल का मॉडल, कि लिंडहाल ने क्या इसके बारे में अपने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। तो प्रोफेसर एरिक लिंडहाल ने सन 1919 में लाभ के सिद्धांत पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। और चूंकि हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र के जितने भी नियम हैं वो कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं, यदि वो मान्यताएं लागू नहीं होंगी तो वो सिद्धांत लागू नहीं होता। तो लिंडहाल का सिद्धांत जो है वो जिन मान्यताओं पर आधारित है वो ये है कि लिंडहाल सबसे पहले तो ये मान के चलते हैं कि राज्य केवल एक ही सामाजिक वस्तु प्रदान कर रहा है, मतलब पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था में केवल एक ही सार्वजनिक सेवा या सामाजिक सर्विस या सामाजिक जो है वस्तु या सेवा का उत्पादन होता है, इसके अलावा किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है।
और जो सामाजिक वस्तु या सार्वजनिक वस्तु सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा पैदा की गई है, उसका केवल करदाता ही उपभोग करते हैं। मतलब जो व्यक्ति कर दे रहा है केवल वही उसका उपभोग करता है। आय का वितरण आदर्श या समान है। मतलब आय और धन के वितरण में कोई असमानता नहीं है, सबके पास इक्वल, मतलब आय और धन का वितरण जो है वो समान है। और सामाजिक वस्तु का उत्पादन उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत हो रहा है। मतलब उसकी लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सामाजिक वस्तु का उत्पादन एक तो उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत हो रहा है, आय का वितरण आदर्श है, और राज्य केवल एक ही सामाजिक वस्तु का उत्पादन करता है और उसका केवल करदाता ही उपभोग करते हैं। तो इस तरह से लिंडाल ने कहा कि यदि ये सारी चीजें लागू होती हैं, मतलब अर्थव्यवस्था में, वो मानकर चलते हैं कि इस तरह की अर्थव्यवस्था है जिसमें ये सारी बातें मौजूद हैं। अब लिंडाल ने क्या बताया है, प्रोफेसर लिंडाल के अनुसार न्यायपूर्ण कराधान का कार्य जो है आदर्श आय वितरण की प्राप्ति व आय के आदर्श वितरण को बनाए रखते हुए सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करना है। मतलब लिंडाल का ने क्या इस सिद्धांत में क्या दिया है कि किस प्रकार से हम न्यायपूर्ण कराधान करें जिससे क्या हो, एक तो आय और धन के वितरण में जो है वो समानता, आदर्श आय वितरण का मतलब कि आय और धन के वितरण में समानता हो, और इसको बनाए रखते हुए किस प्रकार से सामाजिक वस्तुओं आवश्यकता जो है व्यक्ति की उसको संतुष्ट किया जाए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने कहा कि सरकार को 3 निर्णय लेने होते हैं। पहला, सार्वजनिक व्यय एवं करों की मात्रा का निर्धारण कैसे करें। आदर्श आय वितरण की प्राप्ति करनी है तो करों, सार्वजनिक व्यय एक तरीका है किस तरह से हम, मतलब आय और धन के वितरण में असमानता को कम करने के लिए सरकार के पास दो मुख्य स्रोत होते हैं, दो मुख्य उपकरण होते हैं, एक तो सार्वजनिक व्यय और एक कर। तो ये कहते हैं कि किस तरह से सार्वजनिक व्यय किया जाए और करों की मात्रा को कितना निर्धारित किया जाए जिससे कि हम आदर्श आय वितरण की प्राप्ति भी कर सकें और उसको बनाए रखते हुए सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट भी कर सकें। दो उद्देश्य हमारे हैं कि आदर्श आय वितरण को प्राप्त करना और क्या कहते हैं दूसरा, व्यक्तियों को इस आय वितरण को बनाए रखते हुए सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि हम किस प्रकार से करें। तो इसके लिए दो महत्वपूर्ण उपकरण है सरकार के पास, एक सार्वजनिक व्यय है और एक कर है। तो इन दोनों के द्वारा सरकार आय वितरण को आदर्श या उसमें समानता भी ला सकती है और सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि भी कर सकती है। दूसरा है सार्वजनिक वस्तुओं एवं सेवाओं पर साधनों का आवंटन करना। अब सरकार को ये निर्धारित करना होता है कि कौन सी सार्वजनिक वस्तुएं सेवाएं हैं जिन पर ज्यादा साधनों को दिया जाए और किन पर कम। क्यों करना होता है, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित होते हैं। सीमित साधनों का कुशलता पूर्वक प्रयोग करने के लिए सरकार को ये निर्धारित करना होता है कि कौन सी वस्तुओं और सेवाओं को प्राथमिकता दी जाए और कौन सी को नहीं, मतलब किस पर ज्यादा साधन आवंटित किए जाए और किस पर कम। तीसरा, विभिन्न व्यक्तियों पर कर भार का वितरण करना, कि किस प्रकार से व्यक्तियों पर कर के भार को, कर मतलब व्यक्तियों से किस प्रकार से कर वसूल किए जाएं कि कर का भार जो है सब पर समान पड़े या आदर्श आय वितरण को प्राप्त किया जा सके। तो इस तरह से प्रोफेसर लिंडाल के सामने 3 प्रश्न हैं कि इन 3 प्रश्नों का निर्णय सरकार को लेना होता है जिसके आधार पर आदर्श आय वितरण को प्राप्त कर सकते हैं और आदर्श आय वितरण को प्राप्त करते हुए सामाजिक आवश्यकताओं को भी संतुष्ट हम कर सकते हैं। तो लिंडाल ने कहा कि सरकार को ये 3 निर्णय लेने होते हैं और प्रोफेसर लिंडाल ने इन तीनों को ही हल करने का प्रयास किया है। तो इस चित्र में उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया है कि सरकार को किस तरह से सार्वजनिक सेवाओं, वस्तुओं और सेवाओं को वितरित करना चाहिए और किस प्रकार से लोगों से उनकी लागत को वसूल करना चाहिए जिससे समाज को अधिकतम लाभ हो। तो इन्होंने एक्स अक्ष पर सप्लाई एंड डिमांड ऑफ सोशल सर्विसेज, मतलब सामाजिक सेवाओं की मांग और पूर्ति को एक्स अक्ष पर दिखाया है और वाई अक्ष पर इन्होंने लिया है उस औसत लागत का प्रतिशत, कि कितना प्रतिशत जो है एक व्यक्ति वहन करता है। जैसे कि लिंडाल ने पहले ही बता दिया अपनी मान्यता में कि केवल एक ही सामाजिक वस्तु का उत्पादन हो रहा है, तो हम एक्स अक्ष पर केवल एक ही सामाजिक वस्तु की मांग और पूर्ति को दिखा रहे हैं। दूसरा, वाई अक्ष पर इन्होंने कहा कि केवल 2 ही करदाता हैं, एक इन्होंने ये मानकर चले हैं 2 करदाताओं के संदर्भ में इनको लागू किया है इन्होंने अपने सिद्धांत को।
यद्यपि 2 से ज़्यादा करदाताओं पर भी लागू कर सकते हैं, पर उसमें थोड़ी गणितीय जो है कठिनाई आती है। तो हमने इसमें 2 करदाताओं को लेकर हमने दिखाया है, ए करदाता है और बी करदाता है। ए करदाता का मांग वक्र जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, डी ए और डी डैश ए, ये ए करदाता का मांग वक्र है। डी बी और डी बी डैश जो है दूसरे करदाता का मांग वक्र है, और इन दोनों को जोड़कर ए और बी दोनों करदाताओं के मांग वक्र को जोड़कर डी टी और डी टी डैश मतलब टोटल जो डिमांड कर्व है वो दिखाया गया है। अब चित्र में एस एस डैश जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो उसकी पूर्ति वक्र है, सामाजिक वस्तु की पूर्ति वक्र है। जैसे कि हमने मान्यता में लिया कि उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत उत्पादन होता है। लिंडाल ये मानकर चलते हैं कि उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत उत्पादन होता है, एक ही सामाजिक वस्तु का उत्पादन होता है, 2 करदाता लिए हैं जो इस वस्तु का उपभोग करते हैं। तो उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत उत्पादन हो रहा है, इसलिए ये एक्स अक्ष के समांतर दिखाई गई है। अब हम जानते हैं संतुलन वहां पर होता है जहां पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है। अब इसमें दिखाया गया कि यदि OM वस्तु का उत्पादन होता है तो उसमें से OMA जो है ए उपभोक्ता, ए जो करदाता है वो उपभोग करता है, और OMB के बराबर जो है बी करदाता उपभोग करता है। तो ये दोनों का टोटल जो होता है वो OM वस्तु के बराबर हो जाता है। ए करदाता जब OMA वस्तु का उपभोग करता है तो वो लागत जो है हमने PM है, टोटल लागत PM में से JM जो है वो ए करदाता वहन करता है, और KM के बराबर जो है वो बी करदाता वहन करता है। लागत को दिखाया गया है जो पूर्ति वक्र है, जैसे पी बिंदु पर संतुलन है जहां पर PM जो है कुल लागत है, PM में से JM के बराबर जहां पर ए करदाता का वक्र मांग वक्र जो है उसको स्पर्श कर रहा है, वहां पर दिखाया गया कि JM जो है ए करदाता लागत का भाग वहन करता है और KM के बराबर बी करदाता वहन करता है। इस तरह से JM प्लस KM दोनों मिलकर PM टोटल लागत के बराबर उसकी लागत हो जाती है। तो इस तरह से दोनों करदाता उसकी लागत के भाग को वहन करते हैं। अब यदि इससे कम या ज्यादा उत्पादन होता है, तो यदि मान लो इससे कम उत्पादन होता है, जैसे यदि मान ले ON के बराबर उत्पादन होता है, तो ऐसी स्थिति में दोनों करदाताओं द्वारा वहन किया जाने वाला लागत का जो भाग है वो कुल लागत से भी ज्यादा हो रहा है। जैसे कुल लागत, जैसे ON उत्पादन पर कुल लागत तो है NG के बराबर, लेकिन जो करदाता है उनको NO के बराबर लागत वहन करनी पड़ रही है। इसका मतलब G से O तक जो लागत जो है वो एक्स्ट्रा लागत है, जो अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ रही है दोनों करदाताओं को। तो ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा सार्वजनिक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। उत्पादन को बढ़ाने से धीरे धीरे उसकी लागत कम हो जाएगी। इसी तरह यदि OM से ज्यादा सार्वजनिक वस्तु का उत्पादन किया जाता है या उपभोग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में लागत जो है इससे करदाता जो है इससे कुल लागत से कम लागत का भाग वहन करेंगे, और इस स्थिति में उत्पादन को कम करने की की जाएगी कि उत्पादन को धीरे धीरे, क्योंकि सरकार को हानि होगी तो सरकार उत्पादन को धीरे धीरे कम करेगी। तो इस तरह से इसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से सार्वजनिक वस्तु का उपभोग जो करदाता करते हैं उनसे लागत वसूल की जाए, जिससे लागत वसूल की जाए मतलब उन पर टैक्स लगाया जाए, जिससे कि सभी व्यक्तियों पर समान जो है कर का भार पड़े। तो इसमें 2 करदाताओं के संदर्भ में इन्होंने दिखाया कि यदि OM वस्तु का उत्पादन जो है, इन्होंने कहा कि ये आदर्श उत्पादन है। इस स्थिति में यदि OM उत्पादन करते हैं तो P बिंदु पर संतुलन हो जाता है जहां पर दोनों करदाता जो हैं वो JM और KM जो है उस वस्तु की लागत को वहन करते हैं, और इस तरह से ये कुल लागत के बराबर हो जाती है। परंतु इस बिंदु से कम या ज्यादा यदि उत्पादन किया जाता है तो वो लाभदायक नहीं है। यदि कम उत्पादन किया जाएगा तो करदाताओं को नुकसान है कि उसे लागत से भी ज्यादा भाग जो है वो वहन करना पड़ेगा, और यदि उससे ज्यादा उत्पादन किया जाएगा तो सरकार को नुकसान है क्योंकि वो लागत से कम भाग वहन करेंगे। तो इस तरह से लिंडाल ने ये बताया कि किस तरह से सरकार को मांग और पूर्ति वक्रों को देखकर किस प्रकार से ये निर्धारित करना चाहिए जिससे कि करदाताओं को भी नुकसान ना हो और सरकार को भी नुकसान ना हो और आदर्श उत्पादन हो, और करदाता जो है अपनी आय के हिसाब से उस लागत को वहन करे। अब हम लेते हैं कि लिंडहाल जो है इसके सिद्धांत का मूल्यांकन या इसमें
कुछ क्या क्या कमियां रह गई। तो पहला, जैसे कि इसकी मान्यता है कि ये सिद्धांत दो करदाताओं की मान्यता पर आधारित है, मतलब केवल दो ही करदाता को लेते हैं और उसमें से भी जो प्रत्येक जो करदाता है वो राज्य सेवा के लिए अपनी मांग इस मान्यता पर निर्धारित करता है कि राज्य सेवाओं की लागत के लिए दूसरे करदाता का अंशदान दिया हुआ है। मतलब इसमें माना गया है कि हम ये मान रहे हैं कि दो करदाता हैं और दोनों करदाता जिस सामाजिक या सार्वजनिक वस्तु का उपभोग करते हैं उसकी लागत को वहन करते हैं। तो इसमें से एक करदाता जब अपनी मांग जो निर्धारित करता है इस आधार पर कि दूसरा करदाता जो है वो कितनी लागत वहन करेगा, ये दिया हुआ है, पहले से ही दिया हुआ है कि दूसरा करदाता जो है उसकी कितने भाग लागत को वहन करेगा और उसके आधार पर ये अपनी मांग जो है वो निर्धारित करता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। दूसरा, ये सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि करदाता की व्यक्तिगत पसंद को ज्ञात किया जा सकता है, जबकि वास्तव में सार्वजनिक वस्तुओं में अपवर्जन का नियम लागू नहीं होता है ना। करदाता की व्यक्तिगत पसंद को ज्ञात किया जा सकता है, इसका मतलब ये पता लगाया जा सकता है कि कौन व्यक्ति किस वस्तु के लिए अपनी प्रेफरेंस जाहिर करता है, मतलब जिस वस्तु के लिए जितनी ज्यादा हम कीमत देने को तैयार है इसका मतलब वो वस्तु हमें पसंद है, हम उसको खरीदना चाहते हैं। परंतु सार्वजनिक वस्तुओं में, निजी वस्तुओं में तो हम ये लागू कर सकते हैं कि जो व्यक्ति जितनी ज्यादा पे करता है उसको वस्तु का उतना ही अधिक भाग मिलता है, लेकिन सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में इसको लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि सार्वजनिक वस्तुओं में अपवर्जन या एक्सक्लूजन का नियम लागू नहीं होता है। सार्वजनिक वस्तुएं वो होती हैं जिनको सभी व्यक्ति समान रूप से उपभोग करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति उस वस्तु का उपभोग करेगा तो दूसरे व्यक्ति को उससे बाहर होना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अर्थशास्त्री कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रेफरेंस जाहिर क्यों करेगा, यदि वो अपनी पसंद बताएगा इसका मतलब उसको ज्यादा पसंद है तो उसे कर का ज्यादा भाग देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जबकि व्यक्ति को पता है कि मैं कितनी भी वस्तु का, सार्वजनिक वस्तु का उपभोग कर सकता हूँ, तो ऐसी स्थिति में वो कभी भी अपनी व्यक्तिगत पसंद को जाहिर नहीं करेगा। जबकि लिंडहाल ये मानकर चलते हैं कि करदाता की व्यक्तिगत पसंद को हम ज्ञात कर सकते हैं, परंतु सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में क्योंकि एक्सक्लूजन का नियम लागू नहीं होता है, ऐसी स्थिति में सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में हम व्यक्तिगत पसंद को नहीं जान सकते। व्यक्तिगत पसंद को नहीं जान सकते मतलब ये नहीं पता कर सकते कि किस व्यक्ति को कौन सी वस्तु ज्यादा पसंद है और उसके लिए वो ज्यादा। अब ये जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि जानना जरूरी इसलिए है कि जिस व्यक्ति को जो वस्तु ज्यादा पसंद है उससे सरकार ज्यादा टैक्स ले सकती है और जिसको कम पसंद है उससे कम टैक्स लेगी। परंतु इसमें सार्वजनिक वस्तुओं में व्यक्ति अपनी पसंद को जाहिर नहीं करेगा, जब क्योंकि उसे पता है यदि पसंद जाहिर करूं या ना करूं मुझे वो वस्तु तो मिल ही जानी है। तीसरा है, सार्वजनिक वस्तुओं के उत्पादन के संबंध में निर्णय सरकार द्वारा लिया जाता है, अतः करदाताओं को प्रत्यक्ष रूप से अपनी पसंद दर्शाने का अवसर नहीं मिलता। इसके साथ ही आलोचक कहते हैं कि सार्वजनिक वस्तुएं जो है वो सरकार, उसके संबंध में सरकार निर्णय लेती है कि कौन सी वस्तुएं समाज के लिए लाभकारी हैं और कौन सी नहीं। तो सरकार उसके आधार पर ये निर्धारित करती है कि किन सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा करना है और किन का कम करना है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य क्या होता है? समाज का अधिकतम कल्याण करना। तो समाज के अधिकतम कल्याण के लिए जिन सामाजिक वस्तुओं या सार्वजनिक वस्तुओं की ज्यादा आवश्यकता है सरकार वहां पर साधन ज्यादा आवंटित करती है और उन वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा करती है। तो ऐसी स्थिति में अर्थशास्त्री कहते हैं, आलोचक कहते हैं कि ये व्यक्ति की पसंद की तो कोई बात ही नहीं आती है। उन्हें पूछा नहीं जाता है कि किस वस्तु का उत्पादन ज्यादा करें किसका कम करें। तो ऐसी स्थिति में फिर ये लागू नहीं होता है। अगला ये मॉडल ये मानकर चलता है कि सार्वजनिक आय केवल करों से ही प्राप्त की जाती है, जबकि सार्वजनिक आय करों के साथ साथ अन्य सोर्सों से भी प्राप्त होती है। मतलब इस मॉडल में लिंडाल ने क्या माना है कि सरकार को सार्वजनिक व्यय करने के लिए सार्वजनिक आय की आवश्यकता होती है और सार्वजनिक आय को एकत्र करने का केवल एक ही तरीका है, वो है टैक्स। केवल सरकार जो है टैक्स के माध्यम से ही आय को, सार्वजनिक आय को एकत्र कर सकती है। जबकि हमने सार्वजनिक आय के सूत्र में पढ़ा था, सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू में पढ़ा कि सरकार की आय का, चूंकि कर एक मुख्य स्रोत तो है परंतु गैर कर आय भी सरकार की आय का एक साधन है, जिसमें हमने व्यावसायिक आय ली, प्रशासनिक आय, उपहार कर, ये सब चीजें हमने उसमें शामिल की थी। तो ये आलोचक क्या कहते हैं कि सार्वजनिक आय का केवल एक ही सोर्स नहीं है कि सार्वजनिक वस्तु की सारी लागत टैक्स के द्वारा सरकार वसूल कर ले, इसके साथ साथ गैर कर आय भी तो प्राप्त होती है, तो सरकार को उसमें भी उसको वितरित करना चाहिए।
अगला है करदाताओं के मांग वक्र को निर्धारित करना एक बड़ी कठिनाई होती है। करदाताओं के मांग वक्र, क्योंकि हमें उनकी प्रेफरेंस ही नहीं पता, उनकी जो पसंद है, जो व्यक्तिगत पसंद है, उसको जब पता ही नहीं है तो उसके मांग वक्र को हम मांग वक्र कैसे निर्धारित करते हैं? इस कीमत पर व्यक्ति इतनी वस्तु खरीदने को तैयार है, इस कीमत पर इतनी वस्तु खरीदने को तैयार है। तो उस मांग वक्र को कीमत के आधार पर मतलब हम निर्धारित करते हैं। परंतु सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में क्योंकि व्यक्ति अपनी पसंद को जाहिर नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में मांग वक्र को बनाना एक मुश्किल काम हो जाता है। इसके साथ ही ये सिद्धांत सीमांत लागत को स्थिर मानकर चलता है, जबकि वास्तव में राज्य सेवा हो या निजी सेवा हो या किसी भी तरह वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन की जो लागत है वो कभी भी स्थिर नहीं रहती है। टाइम के साथ साथ वस्तुओं की लागत में परिवर्तन होता रहता है, और ये सिद्धांत ये मानकर चलता है कि सामाजिक वस्तुओं की या सार्वजनिक वस्तुओं की लागत जो है वो हमेशा स्थिर रहती है। तो वो लागत, इसलिए ये सिद्धांत फिर सही नहीं होता है। और ये सिद्धांत जो है आंशिक संतुलन पर आधारित है, इसलिए इसको व्यापक संतुलन पर इसको लागू नहीं कर सकते। तो इस तरह से लिंडहाल का यद्यपि सिद्धांत अच्छा है, जिसके आधार पर सरकार जो है सार्वजनिक सेवाओं को की लागत को वसूल कर सकती है, परंतु फिर भी इस सिद्धांत में अनेक कमियां हैं। और आलोचकों का ये कहना है कि चूंकि वर्तमान समय में जो सरकार है वो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहती है। हर सरकार का उद्देश्य कल्याण करना है, व्यक्तियों को अधिक से अधिक संतुष्टि प्रदान करना है, और जितनी भी सार्वजनिक सेवाएं जो है वो उपलब्ध कराई जाती हैं वो अधिकतर निर्धन वर्ग के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे उनकी आय का स्तर बढ़े, उनके रहन सहन का स्तर बढ़े, जिससे जो हमारा उद्देश्य था आय और धन के वितरण में असमानता उसको कम किया जाए, या आदर्श आय वितरण की प्राप्ति की जा सके, और उस आदर्श आय वितरण की प्राप्ति को प्राप्त कर को रखते हुए सामाजिक आवश्यकताओं को या सामाजिक वस्तुओं से उनको अधिकतम संतुष्टि प्रदान की जा सके। तो कहते हैं आलोचक कि वो सारी चीजें जो है वो फिर इससे पिछड़ जाती हैं, क्योंकि ये सिद्धांत जो क्या है ये कहता है लेने का देना है। यदि आपने सार्वजनिक सेवाओं का लाभ लिया है तो आपको उसके बदले में कर का भुगतान करना पड़ेगा, परंतु जिन लोगों के लिए ये सेवाएं उपलब्ध करवानी होती हैं उनकी कर देने की सामर्थ्य नहीं होती, इसीलिए सरकार ये सार्वजनिक सेवाएं उनके लिए उपलब्ध करवाती है कि उनके आय का स्तर बढ़े, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उनको शिक्षा मिले, और इस तरह से उनको आय के या रोजगार के साधन उनके पास प्राप्त हों और वो ज्यादा आय प्राप्त करें। तो इस तरह से ये वो हमारा लिंडहाल का दृष्टिकोण कि लिंडहाल ने करारोपण में न्याय के बारे में अपने विचार किस तरह से दिए हैं। अब इसके बाद हम लेंगे बोवन का मॉडल। तो बोवन ने लिंडहाल के मॉडल में कुछ सुधार किए हैं, इसलिए बोवन के मॉडल को इससे थोड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। इन्होंने कहा कि सीमांत सामाजिक वस्तुओं का उत्पादन जो है सीमांत लागत, उसमें सीमांत लागत उनकी लागत जो है स्थिर रहती है उस स्थिति में, जबकि वास्तव में सीमांत लागत जो है वो या सार्वजनिक वस्तुओं की जो लागत है वो कभी भी स्थिर नहीं रहती है। दो करदाताओं के संदर्भ में लागू किया है। इस तरह से उन्होंने इसमें कुछ संशोधन किए हैं और उसके बाद इस मॉडल को प्रस्तुत किया है। थैंक यू।